मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग का टॉपिक चालू होने वाला है उस टॉपिक का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये आपका जो चैप्टर है, आपका गोधली बुक जो है 10th का, क्लास 10th के लिए उसका फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन क्या है ये हमको पढ़ना है। श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है ये पढ़ना है। श्रम विभाजन का अर्थ होता है कार्यों का बंटवारा, मतलब काम जो है, काम का विभाजन। श्रम का मतलब होता है काम, काम का विभाजन, उसी को कहते हैं श्रम विभाजन। ठीक है। प्राचीन समय में समाज कार्यों के आधार पर विभाजित था। पहले के समय में जो था कार्य, समाज काम के आधार पर बटा हुआ था। जैसे कोई लोहार है, कोई बढ़ई है तो बढ़ई का काम करेगा, कोई कुम्हार है तो बर्तन बनाएगा, मिट्टी का बर्तन बनाएगा, कोई मोची है तो जूता बनाएगा। इस तरह से जो था काम के आधार पर समाज बटा हुआ था पहले। ठीक है। आगे देखते हैं। योग्यता और आवश्यकता के आधार पर हुआ करता था, मतलब कि जो आवश्यकता होता था उस समय, ठीक है ना, जिस चीज का आवश्यकता होता था उस आधार पर जो है समाज बटा हुआ होता था। योग्यता के आधार पर किसको कौन सा काम आता है उस आधार पर जो है समाज पहले बटा हुआ था। आगे देखते हैं। जिससे समाज का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ था, समाज का विकास हुआ। उसके बाद हम जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। जाति प्रथा एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जन्म के आधार पर जो है मनुष्य को ऊंच नीच में बांट दिया जाता है। तो जाति प्रथा खराब चीज है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जन्म के आधार पर, जो जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया उसके आधार पर जो है आदमी को बांट दिया जाता था। आगे बढ़ेंगे। इस व्यवस्था में समाज में भेदभाव, असमानता और अत्याचार को जन्म दिया। ये व्यवस्था जो है समाज में भेदभाव, अत्याचार, है ना, अपमान को जन्म देता है। ये व्यवस्था खराब है। और कैसे खराब है ये चीज हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसके जो लेखक हैं, सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसके जो लेखक है वो है भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जिसको स्कूल में पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, एक ऐसा इंसान जिसको स्कूल में पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, वही एक दिन इस देश का संविधान लिखेगा, है ना। बात हो रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसको स्कूल में जो है बैठने तक का अधिकार नहीं था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, आज वही इंसान जो है आज संविधान लिखेगा। ठीक है। जिसको छूने तक जो है गुनाह माना जाता था, आज उसी के लिखे संविधान करोड़ों लोगों को अधिकार एवं न्याय दिलाता है। संविधान जो है एक नियम का किताब है जिसपे पूरा देश भारत चलता है। और वो कौन लिखे थे? वो लिखे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्हीं के लिखा हुआ संविधान जो है आज करोड़ों लोगों को न्याय और उसका अधिकार दिलाने का काम करता है। आगे देखते हैं। यह कहानी है उस शख्स की जिसने अपने ही नहीं पूरे देश की किस्मत बदल दिया। एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपना ही नहीं, खुद अपना ही नहीं, पूरे देश का जो है किस्मत बदलने का काम किया है। इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहां पे हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म हुआ और नाम रखा गया भीमराव अंबेडकर। किसी को क्या पता था कि यह बच्चा इतिहास रचने वाला है? उस समय किसी को नहीं पता था। जब जन्म हुआ था किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा जो है आगे जाकर के इतिहास रचने वाला है। अपने लोगों को, दलितों को, महिलाओं को, मजदूरों को उसका अधिकार दिलाने का काम ये बच्चा करने वाला है ना। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक का नाम क्या है और लेखक का जन्म कहां पे हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था। ये सब इंपॉर्टेंट होता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ये आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, उनका जो परिवार था वो एक दलित परिवार से आते थे। भीमराव अंबेडकर जो थे वो दलित परिवार से आते थे और उस समय दलित होने का मतलब होता था जानवर से भी बदतर जिंदगी। दलित होना जो होता था जानवर से भी बदतर जिंदगी होता था, क्योंकि उसको कोई छूता नहीं था। छुआछूत उस समय फैला हुआ था। किसी को दलित को कोई छू नहीं सकता है ना। पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उसको बोलने तक का अधिकार नहीं था, है ना। अपमानित किया जाता था उसको। तो उस समय दलित होने का मतलब था कि जानवर से भी बदतर जिंदगी। स्कूल में अलग बैठना पड़ता था, कोई पानी पीने नहीं देता था। अगर भीमराव अंबेडकर के जगह ये इतने हिम्मतवर थे, अगर इनके जगह पे कोई और होता तो वो टूट जाता, है ना, वो टूट जाता। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि हमको पढ़ना है, कुछ भी हो जाए हमको पढ़ना है। और यहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। गरीबी से, वो जब गरीब थे, गरीबी से न्यूयॉर्क तक पढ़ने के लिए गए, अपमान से सम्मान तक पहुंचे,
अंधेरे से उजाले तक पहुंचे, है ना। अपना किस्मत ये पढ़ाई के दम पे अपना किस्मत बदले। ये इनका कहना था कि कुछ भी हो, घर का बर्तन भी अगर बेचना पड़े तो बेचो, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दो। इनका कहना था, इनका एक कथन था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है ना। ये पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए हैं। बड़ौदा के राजा थे जो इनके प्रतिभा को पहचाने। बड़ौदा के राजा इनके प्रतिभा को पहचाने और उन्हें पढ़ने के लिए जो है अमेरिका भेजे। अपने खर्चे पर जो छात्रवृत्ति देकर, स्कॉलरशिप देकर के जो है इनको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजे थे। कौन? बड़ौदा के राजा, ठीक ना। एक ऐसा युवक जिसे अपने ही देश में इज्जत नहीं मिल रहा था, एक ऐसा युवक जिसको अपना ही देश में अपमानित किया जा रहा था, वही इंसान आगे जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। कानून से लेकर के अर्थशास्त्र से लेकर के धर्मशास्त्र में जो है महारत हासिल करते हैं। इन्होंने जो है 8 विषय से पीएचडी किया है ना, 8 सब्जेक्ट से पीएचडी किया है। अभी के समय में जो है एक विषय से पीएचडी करने में हालत खराब हो जाता है, लेकिन उस समय में जो है 8 सब्जेक्ट से इन्होंने पीएचडी किया था। कानून से लेकर के, धर्मशास्त्र से लेकर के अर्थशास्त्र का जो है पढ़ाई ये किए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये उस समय अपने समय के सबसे पढ़े लिखे विद्वान थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए जब वो भारत लौटे, जब अमेरिका से वो पढ़ करके भारत लौटे, तो दिल में एक मिशन था कि अपने लोगों को, मजदूरों को, दलितों को, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना, उसके अधिकार के बारे में बताना, ठीक है ना, उसको न्याय दिलाना। वो यहाँ पर आए थे तो ये सोच करके रखे थे। वो सिर्फ भाषण नहीं दिए थे, अभी के नेताओं की तरह वो सिर्फ भाषण नहीं दिए थे, वो जमीन पर उतरने का काम किया और दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन चलाए, पानी के अधिकार के लिए आंदोलन चलाए, उसके लिए लड़े, है ना। और इनको जो है 3 महान विभूतियों से इनको जो है प्रेरणा मिला है, मतलब उसको फॉलो करते थे, उसके आचरण को जो है अपने जीवन में उतारने का काम किए हैं भीमराव अंबेडकर। उनका नाम था गौतम बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ये सब से ये लोग जो है भीमराव अंबेडकर जो है प्रेरणा लेने का काम किए हैं। सबसे पहले जो बहुत भीमराव अंबेडकर से भी बहुत पहले ज्योतिबा फूले थे, जिनका एक पुस्तक था सत्यार्थ प्रकाश, है ना, वो दलितों के लिए आवाज उठाने का काम किए थे ज्योतिबा फूले। आगे हम लोग देखते हैं, फिर आया वह पल जब आजाद भारत को, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आजाद हुआ था, तो उस समय एक संविधान की जरूरत पड़ा था, ठीक ना, संविधान की जरूरत थी। उसके लिए इन्हीं को चुना गया था, क्योंकि सबसे समझदार और कानून के सबसे ज्यादा ज्ञाता यही थे उस समय में, सब ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे भीमराव अंबेडकर, ठीक ना, इसीलिए इनको चुना गया था उस समय। वह शख्स, वह इंसान, है ना, जिसको स्कूल में बैठने तक के लिए जगह नहीं मिलती थी, आज वह पूरे देश का भविष्य लिखने जा रहा है। मतलब ये वही इंसान है जिनको बचपन में जो है स्कूल में बैठने तक का जगह नहीं मिलता था, पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, आज वही इंसान समझ लीजिए शिक्षा के दम पर जो है आज पूरे देश का भविष्य लिखने वाला है। इनके द्वारा बनाया हुआ जो नियम है, इनके द्वारा जो बनाया हुआ कानून है, उस पर अपना देश अब चलने वाला है ना। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी समान है, मतलब एक ऐसा संविधान लिखे, ऐसा नियम बनाए, नियम का किताब बनाए, इसमें सभी लोग समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, किसी को छुआछूत का इसमें जिक्र नहीं है ना। कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी धर्म का हो, सब बराबर है, सबके लिए संविधान जो है बराबर है। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हो गया था, ये आखिरी सांस लिए थे। ये तो आपका हो गया लेखक का परिचय। अब हम लोग आते हैं ये चैप्टर पे, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अब चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहानी का शुरुआत कहां से होता है ये देखते हैं। 1936 ईस्वी में लाहौर में जाति पाति तोरक मंडल था। जाति पाति तोरक मंडल था जो लाहौर में जो है एक सम्मेलन रखा गया, उसका वार्षिक सम्मेलन होता था, ठीक ना। जाति पाति तोरक मंडल एक संगठन था जिसका जो है 1936 में जो है लाहौर में उसका वार्षिक बैठक था और उसमें जो है इनको भाषण देने के लिए बुलाया गया था। किनको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया था। अब आयोजकों ने जो आयोजन किया था जाति पाति तोरक मंडल का जो संगठन जो था, वो जो भाषण का आयोजन किया था, ठीक ना, वो जब इनके लिखे हुए जो इनका लिखा हुआ भाषण था उसको पढ़ता है ना, तो घबरा जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बात लिखा हुआ था, बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी बात लिखा हुआ था। देश में जो अराजकता फैल जाता,
है ना, उस समय जो 1936 का जो दौर था, 1936 के दौर में हमारा देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो था आजादी का मुद्दा था। लेकिन अगर इनका ये भाषण पढ़ा जाता है उस समय, देश में अराजकता फैल जाता और आजादी का जो मुद्दा था उससे हट करके मुद्दा कोई और आ जाता। इसीलिए आयोजक जो थे वो घबरा गए थे और उस जो जाति पाति परक मंडल का जो आयोजन हुआ था भाषण देने के लिए, जो भाषण देने के लिए बुलाया गया था, उसको ही रद्द कर दिया गया था, उस सम्मेलन को ही रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग घबरा गए थे। लेकिन बाबा साहब यहाँ रुकने वाले नहीं थे, है ना। वो क्या किए, उसको जो भाषण जो लिख करके गए थे उसको जो है एक किताब के रूप में छपवा दिए, है ना, ताकि पूरा देश इसको पढ़ सके। वो एक किताब के रूप में इसको छपवा दिए ताकि पूरा देश जो है उसको पढ़ सके। बाबा साहब ने अपने भाषण में एक सवाल उठाया, वो उस भाषण में जो भाषण लिख करके आए थे उसमें एक सवाल उठाया, एक ऐसा सवाल जो उस समय की समाज की जड़ों को हिला देने वाला था। उस समय जो समाज बटा हुआ था, ऊंच नीच की भावना वहां पे पैदा हो रही थी, है ना, उस समय उस समाज को जो है उसके जड़ों को हिला देने वाला था। आज हम उनकी सबसे क्रांतिकारी रचना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसका नाम है जाति भेद का उच्छेद, है ना, यानी इंग्लिश में उनका पुस्तक है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जाति भेद का उच्छेद। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक तूफान था जो पूरा जाति व्यवस्था का जो है नींव को हिला देने वाला था, है ना। बहुत ज्यादा क्रांतिकारी इनका यह भाषण था। आगे हम लोग समझते हैं। जातिवाद के समर्थक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जातिवाद के समर्थक कहते हैं कि आधुनिक समय में जातिवाद के समर्थक कहते हैं कि आधुनिक समय में काम का बांटना, ठीक है, या श्रम विभाजन जरूरी है। मतलब जो जातिवाद का समर्थन करता है, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, वो कहता है कि आधुनिक समय में, अभी के समय में काम का बंटवारा मतलब श्रम विभाजन आवश्यक है, जरूरी है। हर किसी को अलग अलग काम करना पड़ता है, हर इंसान को अलग अलग काम करना पड़ता है। तो जाति प्रथा भी तो यही करती है ना, एक जाति एक काम। बस इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, जो जातिवाद का समर्थक है ना, अलग अलग जाति में सबको बांट कर रखना चाहता है, वो ये कहता है कि अभी के समय में जो है, आधुनिक समय में जो है, काम का बंटवारा बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि मतलब अगर काम को हम बांट देते हैं तब जो है इंसान कुशलता से उस कार्य को कर सकता है। तो एक जाति एक काम, इसमें बुराई क्या है, वो लोग कहते हैं जो समर्थन करते हैं जातिवाद के। बाबा साहब बोलते हैं, बाबा साहब ने कहा रुकिए, आप पूरी सच्चाई नहीं बता रहे, पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, आधी बता रहे हैं। मतलब बाबा साहब कहते हैं कि श्रम विभाजन ठीक है, श्रम विभाजन करिए, कार्य का बंटवारा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप सही बात नहीं बता रहे, पूरी सच्चाई नहीं बता रहे, आधी सच्चाई बता रहे हैं, है ना। हाँ, जाति प्रथा श्रम विभाजन करती है, लेकिन वह विभाजन करती है। हाँ, जाति प्रथा श्रम विभाजन करती है, लेकिन वह विभाजन करती है और यह सबसे बड़ा अन्याय है। मतलब वो विभाजन किस चीज की करती है, वो जो है श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, और ये सबसे बड़ा क्या है, अन्याय है। श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन श्रमिकों का विभाजन अमानवीय है। मतलब श्रम विभाजन जो है, जाति प्रथा क्या करती है, सिर्फ काम का ही विभाजन नहीं करती है, वो श्रमिकों का ही विभाजन कर देती है, जो कि सबसे बड़ा अन्याय है ना। समर्थक क्या तर्क देते हैं, यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। समर्थक जो समर्थन करते हैं जाति प्रथा का, वो ये कहते हैं कि काम का बांटना या श्रम विभाजन जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बोलते हैं चलिए श्रम का विभाजन, काम का विभाजन जरूरी है, ठीक है। लेकिन उनका कहना था कि काम का जो विभाजन कर रहे हैं वो योग्यता के आधार पर कीजिए, जाति के आधार पर मत कीजिए। जाति के आधार पर करने से क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है एक ही काम में, एक ही पेशा में, है ना, वो बंद करके रह जाता है। वो दूसरा काम करना चाहेगा, दूसरा काम में उसको अगर दूसरा काम करना चाहता है ना, वो कर नहीं पाता है ना। दूसरा मतलब उसको दूसरे काम में रुचि है, गाना गाने में रुचि है, तो वो गाना नहीं गा सकता है, सिंगर नहीं बन सकता है। हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है। समर्थक तर्क देते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है, जाति प्रथा भी तो यही करती है, एक जाति एक काम। तो इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है ना। बाबा साहब का उत्तर, जाति प्रथा श्रम विभाजन करती है, ठीक है, लेकिन वह श्रमिकों का भी विभाजन करती है। यहाँ पे श्रमिक लिखा हुआ होगा, श्रमिकों का भी विभाजन करती है, और यह सबसे बड़ा अन्याय है जो गलत है ना। श्रम विभाजन कौशल और रुचि के आधार पर, है ना, कौशल और रुचि के आधार पे, मतलब कौन सा आदमी किस काम को करने में माहिर है, उसके आधार पर अगर आप श्रम विभाजन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता के साथ में वो अपना काम चुन सके,
उसको सम्मान मिले, स्वतंत्रता के साथ वो अपना काम कर सके। लेकिन जाति प्रथा क्या करता है, श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। जन्म के आधार पर जो है ना उसको काम थोप दिया जाता है कि आप जो है मोची के बेटा है तो आप जो है मतलब कि जूता ही बनाइएगा, कुम्हार के बेटा है तो आप जो है मतलब बर्तन, मिट्टी का बर्तन ही बनाइएगा। उसमें क्या होता है, भेदभाव होता है, अपमान होता है, शोषण होता है जाति प्रथा में, है ना। जाति प्रथा व्यक्ति को नहीं जन्म को महत्व देता है। जाति प्रथा जो है किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देता है। कोई आदमी जो है उसको अगर पढ़ने लिखने में मन लग रहा है तो उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जन्म जिस जाति में हुआ है उस जाति में जो काम हो रहा है वही काम वो आदमी कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। यह मानवता, समानता और न्याय के विरुद्ध है। ये जो प्रथा है, जाति प्रथा जो है मानवता के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है और समानता के विरुद्ध है, जो सबको समान नहीं रहने देता है, समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करता है ये जाति प्रथा। यही इसमें गलत है, बुराई है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। आगे देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं सोचने के लिए, कहते हैं इसे एक कहानी से समझिए। एक कहानी सुनाते हैं और एक कहानी से कहते समझने के लिए। मान लीजिए एक गांव में रहते हैं आप एक गांव में रहते हैं, वहां एक कुम्हार है, बढ़ई है, किसान है, मोची है, हर कोई अलग अलग काम करता है। एक गांव में आप रह रहे हैं, वहां पे एक कुम्हार है, बढ़ई है, किसान है, हर कोई जो है अपना अलग अलग काम करता है। ये श्रम विभाजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मानते हैं कि ये ठीक है। लेकिन जाति प्रथा क्या करती है? जो जाति प्रथा है वो क्या करती है, वह यह करती है कि कुम्हार का बेटा सिर्फ मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा। जैसा कि आप लोग को पहले हम समझा चुके हैं, तो कुम्हार का बेटा जो है मिट्टी का बर्तन ही बना सकता है, चाहे उसका दिल पढ़ने लिखने में ही क्यों ना लगे। अगर उसका दिल पढ़ने लिखने में भी लग रहा है फिर भी वो कुम्हार का बेटा जो है मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा, दूसरा काम वो नहीं कर सकता। ये जाति प्रथा कहता है। मोची का बेटा जो है जूता बनाएगा, चाहे वो गाने में कितना ही माहिर क्यों ना हो, है ना। सबसे बुरी बात यह है कि जाति यह व्यवस्था ब्राह्मण को ऊंचा कहती है, शूद्र को नीचा कहती है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से जो है ऊंचा और नीचा है, ठीक है ना। बाबा साहब ने समझाया कि दुनिया के किसी भी समाज में, दुनिया का कोई भी समाज आप देख लीजिए, है ना, काम के आधार पर किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं कहा जाता है। कोई भी समाज में ऐसा नहीं होता है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे काम के आधार पर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ऊंचा हैं, अगर आप खराब काम कर रहे हैं तो आप नीचे हैं, है ना। कोई अगर मान लीजिए वेद का पाठ कर रहा है तो वो ऊंचा है, कोई अगर साफ सफाई कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है तो वो नीचा है। ये किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ भारत में ही होता है, भारतीय समाज में ही ऐसा होता है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। श्रम विभाजन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं श्रम विभाजन ठीक है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कोई भी काम कर सकता है, ठीक है ना। जिसको कोई भी काम में रुचि है उसमें वो योग्य है, योग्यता है, अच्छा से काम करने आता है, वो कर सकता है। ये श्रम विभाजन है। कुम्हार का बेटा मिट्टी का बर्तन बना रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। बढ़ई का बेटा लकड़ी का काम कर रहा है, ठीक है। किसान जो है खेती कर रहा है, ये भी ठीक है। मोची जूता बना रहा है, ये भी ठीक है। सब काम जरूरी है, सबका सम्मान बराबर है ना। लेकिन जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा अन्याय है ना। हर व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर एक ही काम तक सीमित कर दिया जाता है ना। मतलब लेखक कहते हैं कि बच्चा जन्म भी नहीं लिया है, पेट में ही है, माँ के गर्भ में ही है ना, उसके जन्म लेने से पहले ही जो है उसका काम तय कर दिया जाता है कि तुम्हारा जब जन्म होगा, जब तुम धरती पर आएगा तो तुमको यही काम करना ही करना है ना। कुम्हार का बेटा सिर्फ बर्तन ही बना सकता है, पढ़ नहीं सकता है, जाति प्रथा ये कहता है। मोची का बेटा सिर्फ जूता बनाएगा, गाना नहीं गा सकता है, ये कहता है। इसमें कहता है कि जो ब्राह्मण जो है ऊंचा है, शूद्र जो है नीचा है। यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, यह व्यवस्था सही नहीं है ना। ये अन्यायपूर्ण है, अमानवीय है। लेखक कहते हैं सम्मान काम का नहीं इंसान का होना चाहिए। इज्जत जो है काम को नहीं मिलना चाहिए, इंसान को मिलना चाहिए। जैसे हम लोग काम के आधार पे जो है इंसान को इज्जत देते हैं, है ना। जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा इज्जत, जो खराब काम कर रहा है, मतलब खराब करने का मतलब ये है कि कोई ऊंचा काम कर रहा है तो उसको अच्छा इज्जत मिलता है, कोई नीचा काम कर रहा है तो उसको खराब कम इज्जत मिलता है ना। कोई अगर मान लीजिए नाली साफ कर रहा है, नाला साफ कर रहा है तो उसको कम इज्जत मिलेगा। समझ में आ रहा है ना बात। कोई अगर मान लीजिए वेद का पाठ कर रहा है तो उसको ज्यादा इज्जत मिलेगा। ये चीज गलत है, ये चीज जाति प्रथा में होता है। अगर मान लीजिए मेरा जन्म किसी मोची की, मतलब मान लीजिए मेरा जन्म जो है किसी एक जाति में हो जाता है, जैसे धोबी में हो जाता है, तो हम अगर अथी में हो जाता है, धोबी में हो जाता है, तो मेरा जो काम है, मैं हमेशा जीवन भर के लिए जो है कपड़ा ही साफ करने का काम करूंगा। और अगर मेरा किसी और चीज में रुचि है तो मैं उसको नहीं अपना सकता हूं। यही जाति प्रथा करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर एक सवाल उठाया, मान लो जाति प्रथा श्रम विभाजन मान लिया जाए, अगर मान लेते हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन ही मान लेते हैं, मतलब जाति प्रथा जो है वो काम का ही बंटवारा करता है, तो क्या यह इंसान के रुचि पर आधारित है? मतलब कि अगर श्रम विभाजन मतलब जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन ही करता है, काम का ही बंटवारा करता है, तो क्या ये इंसान के रुचि पर आधारित है? इंसान जो अपना काम चाहता है करने के लिए वो कर सकता है जाति प्रथा में? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा जो है इंसान को एक ही पेशा में बांध करके रख देता है, वो दूसरा पेशा चुन नहीं सकता है। मतलब आप जिस जाति के हैं वही काम आप कर सकते, दूसरा काम नहीं कर सकते। यही जाति प्रथा का सबसे बड़ा खराबी है ना। उन्होंने समझाया अगर किसी भी समाज को कुशल और खुश रखना है तो हर इंसान को अपनी पसंद का काम चुनने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज को कुशल और खुश रखना है तो हर इंसान को यह होना चाहिए कि वो अपना रुचि के अनुसार अपना काम चुन सकता है, उसको उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए जो तुमको यही काम करना है, वो स्वतंत्र हो और सम्मान के साथ जिए, है ना। देखिए बाबा साहब कहते हैं हर इंसान को अपनी रुचि के अनुसार काम करने का अधिकार हो। किसी को अगर संगीत पसंद है तो वो संगीतकार बन जाए, किसी को खेती पसंद है तो वो किसान बन जाए, किसी को पढ़ने लिखने में रुचि है तो वो विद्वान बन जाए, किसी को चित्रकला पसंद है तो वो कलाकार बन जाए, है ना। और अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना जीवन वो सफल बनाए, है ना। आगे देखिए आगे क्या है, वे जानते थे कि कैसा लगता है जब आपकी काबिलियत को नजरअंदाज किया जाता है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि कैसा लगेगा जब आपके अंदर जो काबिलियत है, जो आप काम करने में माहिर है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है और आपको आपकी जाति को देखा जाता है। कितना खराब लगेगा कि आप कोई भी काम करने में माहिर है, आपको आपका जो काबिलियत है, जो आपका कौशल है, जो आप काम करने में काम अच्छे से कर सकते हैं, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन देखा क्या जाता है? देखा जाता है आपकी जाति। बहुत खराब लगेगा, वही भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। लेकिन जाति प्रथा क्या करती है? जाति प्रथा बच्चे के जन्म से पहले ही, मतलब कि गर्भधारण जब बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से ही क्या करता है, ये तय कर देता है कि वह क्या बनेगा, उसको क्या करना है। माता पिता के जाति के आधार पर बच्चों का भविष्य लिख दिया जाता है। माता पिता का जो जाति है उसके आधार पर ही जो है बच्चों का भविष्य लिख दिया जाता है। न उसकी प्रतिभा देखी जाती है, न रुचि, न काबिलियत। मतलब कि बच्चा जन्म लेने के बाद वो क्या बनना चाहेगा, किस चीज में उसका रुचि है, किस काम में वो माहिर है ना, और क्या वो करना चाहता है, वो बिना पूछे ही जो है जन्म से पहले उसको तय कर दिया जाता है कि तुमको जन्म लेने के बाद यही काम करना है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता जो है वही काम कर रहे थे। आगे देखते हैं, आगे लेकर कहते हैं यह सबसे बड़ा अन्याय है, यह इंसान की स्वतंत्रता और उसकी प्रतिभा और उसके भविष्य को छीन लेता है। जाति प्रथा जो है इंसान की स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता, उसकी प्रतिभा और उसके भविष्य को छीनने का काम करती है। हर इंसान को अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जो भी इंसान है उसको अपने प्रतिभा के अनुसार, मतलब जिस काम में वो माहिर है उसके अनुसार उसको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, न कि केवल जन्म के आधार पर या जाति के कारण उसको सीमित कर दिया जाना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। मतलब जिसको जो काम करने में मजा आ रहा है, जो काम उसको अच्छा लगता है, वो काम उसको करने दिया जाना चाहिए। उसके जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर उसको बांध कर नहीं रखना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया, बाबा साहब ने आगे बताया कि जाति प्रथा आपको जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध कर रख देता है। जाति प्रथा में यह बुराई है कि जाति प्रथा जो है आपको जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध करके रख दिया जाता है, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। मतलब आप जिस जाति में जन्म लिए हैं वही जाति का आपको काम करना है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। अब नहीं बदल सकते हैं, उसका क्या दुष्परिणाम होता है, क्या उसका खामी है, वो अब आगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बताते हैं। देखिए क्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि आज का जो जमाना है, अभी का जो बदलता हुआ समय है, नई नई मशीनें आ रही है, अभी के समय में नया नया मशीन आ रहा है। कल तक जो काम हाथ से होता था आज वो मशीन करने लगी है। कल जैसे जो है जूता बनता था किससे, मतलब मोची बनाता था, हाथ से बनाता था, लेकिन आज जो है वही काम कौन कर रहा है, वही काम मशीन करने लगा है। आप ही सोचिए, किसी का पुश्तैनी काम अगर मशीन करने लगेगा तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान कुछ कर सकता है? अब मोची का जो काम है, मोची का काम कर रहा था हाथ से, लेकिन अब वही जूता बनाने का काम जो है कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। तो क्या वो इंसान अब कुछ करने लायक है? उसके पास काम रहेगा? काम नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। और वो नया काम सीख नहीं सकता है। क्यों नहीं सीख सकता है? क्योंकि जाति प्रथा मना करती है कि आप नया काम सीखिए, दूसरा काम करिए। तो ये वह जो है नया काम सीख नहीं सकता। तो क्या वह भूखा मरे? क्या वो भूखा मरे? हाँ, जाति प्रथा यही कहती है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आप भूखकर मर जाइए।
आपका परिवार भूखा मर जाएगा, लेकिन आप जो है दूसरा काम नहीं सीख सकते हैं, है ना। भूखा मरो लेकिन अपना पुश्तैनी पेशा जो है आप मत छोड़ो। मतलब उसका काम जो है मशीन कर रहा है, उसको अब काम भी नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा बेचारा, उसका परिवार वो सब भूखा मरेगा। जाति प्रथा कहता है हाँ भूखा मर जाओ, भूखा रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो है अपना जो पुश्तैनी काम है उसको मत छोड़ो। उसको चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। कल तक जो काम होता था किससे, हाथ से होता था, हाथ से काम करता था। जैसे कुम्हार यहाँ देखिए मिट्टी का बर्तन बना रहा है, अब उसी का काम कौन करने लगा है, उसी का काम करने लगा है मशीन। अब मशीन करने लगा है, समय बदलता है, मशीन बदलती है, लेकिन जाति आपको बदलने नहीं देती है ना। समय आप बदल रहा है, मशीन बदल रहा है, नया नया मशीन आ रहा है, जो काम पहले हाथ से होता था मशीन से हो रहा है ना। तो आपको जो जाति प्रथा क्या करता है, आपको नया काम चुनने के लिए जो है मना करता है ना। दूसरा काम आप नहीं चुन सकते हैं। अगर पुश्तैनी काम जो है, इसी मान लीजिए यही कुम्हार है, ये पहले ये हाथ से मतलब सॉरी मोची है, ये पहले हाथ से काम करता था और इसी का पुश्तैनी काम जो है अब मशीन करने लगता है, तो वह इंसान क्या करेगा, ना ही नया काम सीख सकता है, ना ही नया काम कर सकता है। अगर वो नया काम करेगा ही नहीं, उसके घर में पैसा आएगा नहीं, आ सकता है। जब पैसा नहीं रहेगा वो खाना पीना खा सकता है नहीं खा सकता, भूखा मरने पर उसको मजबूर हो जाएगा। जाति प्रथा कहती है कि भूखे मरो लेकिन पुश्तैनी पेशा का मतलब होता है काम, है ना। जो पुश्त मतलब आपके पुश्त दर पुश्त जो है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपका जो काम होते आ रहा है, उस काम को कहता है जाति प्रथा कि आप नहीं छोड़ सकते, उसको अपना करके रखिए। जाति प्रथा इंसान की प्रतिभा, रुचि और क्षमता को कुचल देती है। जाति प्रथा जो है किसी भी इंसान की प्रतिभा, किस चीज में उसको मन लगता है, किस चीज को वो अच्छे से कर सकता है ना, उसकी रुचि किस चीज में उसका जो है वो अच्छा काम करने के लिए, मतलब वो काम करना चाहता है वो इंसान, ठीक है, उसका मन करता है, उसको खुशी मिलता है, वो सबको क्या करता है जाति प्रथा कुचल करके रख देता है। ये इसका बुराई है। मतलब बेसिकली इस चैप्टर में लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि श्रम विभाजन क्या है और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन ठीक है, जाति प्रथा में क्या क्या बुराई है, वो चीज इस चैप्टर में लेखक बताना चाह रहे हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आगे लेखक कहते हैं, बाबा साहब ने कहा जाति व्यवस्था आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है क्योंकि यह इंसान की प्रतिभा के अनुसार काम चुनने नहीं देती है। मतलब लेखक कहते हैं कि आज जाति प्रथा जो है ना, बेरोजगारी का भी सबसे बड़ा कारण बना हुआ जाति प्रथा। और कैसे बना हुआ है वो चीज यहाँ पे समझाते हैं। यदि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर गलत जाति में जन्म लेता है तो उसकी प्रतिभा बर्बाद हो जाता है। मतलब अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको जो अच्छा काम कर सकता है, किसी भी उसमें उसके अंदर गाने की प्रतिभा है, लेकिन वो अलग किसी गलत जाति में पैदा हो जाता है तो उसका गाने का जो प्रतिभा है वो खत्म हो जाता है। और कोई प्रतिभाहीन व्यक्ति जिसमें कुछ गुण नहीं है ना, कुछ भी गुण नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ बुझने नहीं आता है, गलत गलत काम करता है, नशेड़ी है, और वो क्या करता है, उसका जन्म हो जाता है ब्राह्मण परिवार में, है ना। लेकिन बस सिर्फ जन्म हो गया ब्राह्मण परिवार में, इसीलिए वो ऊंचा पद पे चला जाता है, सब उसको प्रणाम करेगा, बाबा प्रणाम करता है ना, वो ऊंचे पद पर बैठ जाता है। यही जाति प्रथा का जाति प्रथा में ये चीज बुराई है, गलत है। सोचिए किसी इंसान को वह काम करने के लिए मजबूर किया जाए, कोई भी इंसान को वह काम करने के लिए मजबूर किया जाए जिसमें उसका मन ही नहीं लगता है, क्या वो काम अच्छे से करेगा? नहीं कर सकता है। वह मन से काम नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग और दिल नहीं लगेगा, वह मजबूरी में टालू काम करेगा, मजबूरी में वो काम करेगा, ठीक है ना, अपना समय काटने के लिए वो काम करेगा। ये जाति प्रथा खराबी है कि नहीं है? जाति प्रथा जो है वो कहता है कि आपको जो काम दिया गया है ना, जो आपका पुश्तैनी काम है वही काम आप कीजिए, दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मतलब किसी भी आदमी को अगर कोई भी काम करने में मजा आइए नहीं रहा है, उसका दिल ही नहीं लग रहा है, तो वो काम अच्छे से वो नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे में ना तो काम में कुशलता आएगी, ना ही समाज आगे बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि ना ही काम में कुशलता आएगी या ना ही समाज आगे बढ़ेगा। अब आप समझिए जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण कैसे बना हुआ है। मान लीजिए किसी भी आदमी को एक ही पेशा में जीवन भर के लिए बांध दिया गया है, अब नया मशीन आ गया है, उसका पुश्तैनी काम जो है मशीन कर रहा है, तो आदमी बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? यही लिए लेखक बोलते हैं कि जाति प्रथा जो है आज देश में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले देख लीजिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का पूरा नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिभा सही जगह रुचि के अनुसार होना चाहिए, कोई भी काम जो रुचि के अनुसार हो, प्रतिभा का विकास होता है, देश और समाज की प्रगति होता है। जाति प्रथा की बेरी क्या करता है? पसंद का काम करने नहीं देता है, प्रतिभा नष्ट हो जाता है, समाज का नुकसान होता है। देखिए जाति प्रथा इंसान की स्वतंत्रता
प्रतिभा को कुचल देती है और समाज की ताकत को कमजोर कर देती है। जाति प्रथा में ये बुराई है, खराब परिणाम। योग्य व्यक्ति बेरोजगार रह जाता है, मतलब जाति प्रथा कारण जो है, जो योग्यता जो उसके अंदर में है ना, वो काम वो नहीं कर पाता है और बेरोजगार रह जाता है। काम की गुणवत्ता और कुशलता घट जाती है, मतलब कि जो काम की गुणवत्ता है, जो काम अच्छा से हो सकता है, जाति प्रथा के कारण जो है वो काम अच्छा से नहीं हो पाता है। मतलब कि जो मान लीजिए कोई बढ़ई परिवार में लोहार परिवार में जन्म लेता है, उसको जो है वो काम, लकड़ी का काम जो है करने में मजा ही नहीं आ रहा है, तो क्या काम कुशलता से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको काम वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वो पुश्तैनी पेशा है। जाति प्रथा यही बोलता है कि आपका पुश्तैनी पेशा जो है, आप वो काम करिए, करना ही आपको पड़ेगा। क्या वो अच्छा से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। समाज में पिछड़ापन और असमानता बढ़ती है, मतलब कि समाज में जो है समाज पीछे हो जाता है, पिछड़ापन आ जाता है, ऊंच नीच की भावना आता है, वो तुम ऊंचा है तुम नीचे है, काम के आधार पर जो है इंसान को ऊंच नीच की भावना इंसान में पैदा हो जाता है ना। देश की प्रगति रुक जाती है। जाति प्रथा एक ऐसा बीमारी है जिससे क्या होता है, देश की प्रगति रुक जाती है। बाबा साहब का संदेश, बाबा साहब कहते हैं कि हर व्यक्ति को रुचि और प्रतिभा और क्षमता के अनुसार काम चुनने की आजादी होनी चाहिए, तभी समाज सुखी और समतामूलक और प्रगतिशील बनेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसा कहते हैं। आगे देखते हैं। जाति प्रथा प्रतिभा जाति से नहीं इंसान से होती है। जाति प्रथा प्रतिभा को रोकती है, समाज को पीछे ढकेलती है। मतलब जाति जो प्रतिभा जो है, किसी के अंदर प्रतिभा जो है वो किसी इंसान से होती है, इंसान में प्रतिभा होती है, उसके जाति में प्रतिभा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो मोची का बेटा है वो अच्छा जूता बनाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। उसमें कुछ और भी प्रतिभा हो सकता है और उसके प्रतिभा के अनुसार उसको काम दिया जाएगा तो वो काम वो अच्छे से कर सकता है, वही बाबा साहब कहते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है, यह तो बात हुई जाति प्रथा की, बुराइयों की, लेकिन अब सवाल यह है कि बाबा साहब क्या चाहते हैं। बाबा साहब तो जाति प्रथा की बुराई के बारे में बता दिए, उसमें क्या क्या बुराई है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये तो बता रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ पर है कि वो क्या चाहते थे, उनके अनुसार क्या होना चाहिए, वो क्या चाहते थे, उनका सपना क्या था। मतलब लेखक कहते हैं कि उनका सपना क्या था, वो क्या चाहते हैं। उनका सपना था कि आदर्श समाज 3 चीजों पर टिका हो। उनका सपना था कि आदर्श समाज, एक अच्छा समाज जो है 3 चीज पर टिका होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। मतलब ये 3 चीज पर, मतलब स्वतंत्रता का मतलब हुआ किसी भी इंसान को अपना काम चुनने का अधिकार हो। समानता का मतलब हुआ कि सब लोग समाज में समान हैं। और भाईचारा का मतलब हुआ कि सब एक दूसरे से मिल करके रहे, एक दूसरे की परवाह करें। यहाँ पे परिभाषा भी दिया हुआ है स्वतंत्रता का मतलब हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का, अपनी पसंद का काम चुनने का आजादी हो, यह स्वतंत्रता हो गया। समानता का मतलब यानी कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर हो। भाईचारा का मतलब ये हुआ, भाईचारा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक दूसरे से सही से बात करें, यही सिर्फ भाईचारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज हो जहां गतिशीलता हो, जहां कोई भी बदलाव या अच्छी बात है समाज के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच सके, जहां सबका हक और सबको एक दूसरे की परवाह हो। मतलब कि कोई भी अगर काम हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचना चाहिए। मतलब निचला कोई भी दलित है, वहां से लेकर के ऊंचा से लेकर के नीचे तक सब, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी अच्छा काम, ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है, कोई ऊंचा जाति का है तो वहां पर ही उसके लिए सब अच्छा हो गया, दलित के लिए नहीं हुआ। अगर एक कोने से दूसरे कोने तक अगर अच्छी बातें और बदलाव जो है वो अगर पहुंचता है तो उसको हम भाईचारा कहते हैं, और जहां पे सब एक दूसरे का परवाह करता है ना। आगे देखते हैं। बाबा साहब का सपना था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, जब सभी लोग के साथ समान व्यवहार हो, सब एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखे। यही एक आदर्श और खुशहाल समाज की नींव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये चाहते थे। आगे कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा एक आदर्श समाज दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, दूध और पानी की मिश्रण की तरह होना चाहिए। जब दूध और पानी मिलते हैं तो अलग नहीं होते हैं, एक हो जाते हैं। अब दूध और पानी को मिला दो तो क्या होता है कि दूध और पानी जो है मिल जाता है, एक हो जाता है। अब दोनों को अलग हम नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी तरह समाज में सब इतने घुले मिले होना चाहिए कि किसी का अलग पहचान ना हो, यही असली लोकतंत्र है। मतलब कि समाज में ऐसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, इस तरह घुले मिले होना चाहिए कि किसी का अलग पहचान ना हो कि वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है, वो इस संप्रदाय का है। सब मिलजुल करके एक जैसा रहना चाहिए।
ताकि किसी का अलग पहचान ना हो, किसी को अलग तरीके से पहचाना नहीं जाना चाहिए। समाज होना चाहिए कैसा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए, सब एक रूप में हो, है ना। उनका कहना था कि अगर समाज को सच में आगे बढ़ाना है तो सभी इंसान को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अगर समाज को सच में आगे बढ़ाना है तो हर इंसान को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, किसी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, किसी को पीछे नहीं ढकेलना है, ठीक है। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए ताकि समाज बराबर एक समान तरीका से जो समाज आगे बढ़ेगा, है ना। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, युवाओं को अपने पसंद की करियर चुनने का अधिकार होना चाहिए, हर इंसान को सम्मान मिलना चाहिए, जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए, मतलब जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं होना चाहिए, काम से पहचान हो, जाति से नहीं, प्रतिभा से इज्जत मिले, खानदान से नहीं। तो लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान का पहचान उसके काम से हो, जाति से ना हो, है ना, जात से ना हो, प्रतिभा से इज्जत मिले, मतलब उसके अंदर क्या गुण है, क्या कौन काम करने में वो महारत हासिल किए हुए है, उससे उसको इज्जत मिले, उसके खानदान से नहीं मिले, है ना। आगे, यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, एक क्रांति का बिगुल था, इसलिए तो आयोजक घबरा गए, क्योंकि बाबा साहब ने सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी थी। उन्होंने उस तंत्र को हिला दिया जिस पर पूरा समाज टिका हुआ था, लेकिन बाबा साहब डरे नहीं, मतलब उस समय बाबा साहब डरे नहीं, उन्होंने अपनी बात कही। आज हम उसके सच को जी रहे हैं। भारत का संविधान जो उन्होंने लिखा यही सपना दिखाता है जहां सब बराबर है, सब समान है, एक दूसरे के भाई हैं, और यही बाबा साहब की असली विरासत है। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, एक सोच दी, एक राह दिखाई, है ना। मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है जाति की सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने का काम किए थे उस समय में, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिखाए गए समाज आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो बराबरी में विश्वास करता है, जो जाति के ऊपर उठकर सोचता है, ठीक है। यही था आपका चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। आगे देखते हैं, यही था आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव देखेंगे, जो किस किस टाइप का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बने रहिए और देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, और फिगर के साथ हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, सहूलियत रहे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है ना, दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 20वीं सदी जैसे आधुनिक समय में भी लोग जाति प्रथा के समर्थन करते हैं। अब आपको कहानी में जब बढ़ा रहे थे आपको ये चैप्टर, उसमें शुरुआत में ही बताया गया था जातिवाद के समर्थक जो है क्या तर्क देते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। तो ये जितना भी आपका आंसर है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, और जो कहानी में दिया हुआ है उसी के आधार पर है ना। जिससे जो है आप जब एग्जाम में लिख करके आते हैं इस आधार पे, तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, 5 में 5 नंबर मिलेगा। क्योंकि आपको जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उस ऊपर में ही लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, है ना। मतलब कि अपने लैंग्वेज में आप आंसर दे, किताबी लैंग्वेज में मत आंसर दे। अगर अपने लैंग्वेज में आंसर देते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा। अगर किताबी लैंग्वेज में देते हैं तो हो सकता है कि 5 में से 3 दे, 2 दे, ऐसे करके दे, है ना। यहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 20वीं सदी जैसे आधुनिक समय में भी, अभी के समय में भी लोग जाति प्रथा के समर्थन करते हैं, मतलब जातिवाद को बढ़ावा देने का काम अभी भी लोग करते हैं, और उसे तर्क देकर सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। मतलब तर्क देते हैं और उसको सही साबित करने की भी कोशिश करते हैं। ये विडंबना की बात है, ये जो है आश्चर्य की बात है। विडंबना की बात मतलब आश्चर्य की बात है। जातिवाद के समर्थक का कहना है कि जैसे समाज में काम का बंटवारा, जैसे समाज में जो है काम का बंटवारा क्या है, आवश्यक है, तो वैसे ही जाति प्रथा भी है। एक जाति एक काम के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब जातिवाद के जो समर्थक है वो कहते हैं कि समाज में कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम का विभाजन जरूरी है, और जाति प्रथा भी यही काम करती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अम्बेडकर इस तर्क का विरोध करते हुए कहते हैं, अम्बेडकर जी जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, वो इस तर्क का विरोध करते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा केवल कामों का विभाजन नहीं करती है, बल्कि वह श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। मतलब इंसान का भी विभाजन कर देती है, जो मजदूर है उसका भी विभाजन कर देती है। मतलब कि तुम ऊंचा है, तुम नीचा है, ये भावना पैदा करती है, समानता नहीं आने देती है, अपमान की भावना पैदा करती है ना।
यह व्यक्ति की प्रतिभा, रुचि और योग्यता की उपेक्षा करती है, मतलब नजरअंदाज करती है। इंसान का जो प्रतिभा है ना, कौन काम करने में वो माहिर है ना, उसको कौन काम करने में मजा आ रहा है, क्या उसके पास योग्यता है, उस चीज को नजरअंदाज करती है कौन, जाति प्रथा। उसे जन्म से ही एक ही निश्चित पेशे में बांध देती है, मतलब जन्म से ही वो एक के वो काम करेगा, वो निश्चित पेशा में उसको बांध करके रख दिया जाता है। इससे व्यक्ति अपने पसंद का काम नहीं चुन सकता है। समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, अन्याय और बेरोजगारी बढ़ती है ना। यही इस विडंबना का वास्तविक स्वरूप है ना। जाति प्रथा खराब क्यों है, ये यहाँ पे लेखक बताए हैं। आगे देखिए, आगे है आपका जातिवाद के पोषक या समर्थक। जातिवाद के पोषक या समर्थक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, लगभग इसी आंसर से मिलता जुलता इसका भी आंसर होगा। जातिवाद के समर्थक कहते हैं कि आधुनिक समाज में काम का बंटवारा बहुत आवश्यक है, मतलब श्रम का विभाजन जो है, काम का जो बंटवारा है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उनका तर्क है कि समाज के सुचारू संचालन के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करना पड़ता है, मतलब अभी के समय में जो है अच्छा से काम हो, इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करना पड़ता है। इसलिए जाति प्रथा भी एक जाति और एक काम के सिद्धांत पर ही आधारित है। श्रम विभाजन का ही ये रूप है, जैसे श्रम विभाजन है वैसे जाति प्रथा भी है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जैसे हम जाति प्रथा को श्रम का विभाजन हम मान सकते हैं, मतलब जाति प्रथा जो है, जैसे जाति प्रथा है, जाति प्रथा क्या करता है कि अलग अलग जाति का अलग अलग काम है, वही तो काम श्रम विभाजन में भी है। तो अगर श्रम विभाजन ठीक है तो जाति प्रथा भी ठीक है, ये समर्थक का कहना है। उनके अनुसार यदि प्रत्येक जाति एक निश्चित कार्य करे, है ना, करती रहे तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। मतलब एक जाति अगर एक काम करते रहे तो समाज में जो है व्यवस्था बनी रहती है ना, और कार्य आसानी से होते हैं और काम जो है आसानी से हो पाता है। इसलिए वे मानते हैं कि जाति प्रथा स्वाभाविक है और उपयोगी व्यवस्था है तथा इसमें कोई बुराई नहीं है। ये किसका मानना है, जो जातिवाद का समर्थन करता है, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है ना। आगे हम लोग देखते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे, ये बताए थे आपको कहानी में, तो समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, मतलब जाति प्रथा के कारण ही जो है भारत में आज बेरोजगारी है, और प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ जाति प्रथा का, ठीक है। क्योंकि यह व्यक्ति को जन्म से एक ही पुश्तैनी पेशे में बांध देती है, मतलब कि ये इसलिए बेरोजगारी का कारण है क्योंकि किसी भी इंसान को एक ही पेशा में बांध करके क्या करता है, रख देता है, दूसरा पेशा वो चुन नहीं सकता है ना। वह अपनी रुचि, योग्यता और प्रतिभा के अनुसार दूसरा काम चुन नहीं सकता है, मतलब उसको जिस चीज में रुचि है, जिस चीज में उसको प्रतिभा है, जो महारत हासिल किए हुए है, उसके अनुसार जो है वो दूसरा काम चुन नहीं सकता है। उसका जो पुश्तैनी पेशा है वही काम करेगा, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। आज के समय में विज्ञान और तकनीक के कारण नई नई मशीनें आ गई है। आज के समय में जो है नई नई मशीनें आ गई है, पुराने काम मशीनों से होने लगे हैं। ऐसे स्थिति में यदि कोई व्यक्ति पुश्तैनी काम समाप्त हो जाए तो भी जाति प्रथा उसे नया पेशा अपनाने की अनुमति नहीं देती। परिणाम स्वरूप वह बेरोजगार हो जाता है या मजबूरी में अपना आजीविका नहीं चला पाता है। मतलब कि आज जो है आधुनिक समय में जो है सारा काम जो है, जो पहले हाथ से काम होता था मशीन से होने लगा है। उसका पुश्तैनी काम जो है उसके पास अब रहबे नहीं करता है, रहता ही नहीं है, तो मजबूरी में वो जो है अपना आजीविका चलाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता, वो बेरोजगार हो जाता है। अंबेडकर का कहना है कि जब व्यक्ति को उसकी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसकी योग्यता का विकास नहीं होता है, मतलब उसके क्षमता और उसके योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार उसको काम नहीं मिलेगा तो उसका विकास नहीं हो पाता है इंसान का, वो अच्छे से कोई काम नहीं कर पाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है ना, और हो पाता, और समाज भी उसकी प्रतिभा का लाभ नहीं उठा पाता है। और समाज भी जो है वो जो काम अच्छा समाज के लिए कर सकता है, नया नया चीज का खोज कर सकता है, बढ़िया कुछ बना सकता है, समाज में जो जाएगा समाज उसका लाभ उठाता, वो समाज भी उसका लाभ नहीं उठा पाता है। इसलिए जाति प्रथा बेरोजगारी और कुशलता और सामाजिक पिछड़ेपन को जो है बढ़ावा देती है ना। जाति प्रथा की ये खामी है। यहाँ पे देखिए, जन्म से ही निश्चित पेशा बांध दिया, मतलब बच्चा जन्म लेता है और उसी समय जो है व्यक्ति मतलब उसको एक निश्चित पेशा में बांध कर रख दिया जाता है। व्यक्ति अपनी पसंद का काम नहीं चुन सकता है, मतलब उसको दूसरा काम में अगर उसको रुचि है तो वो अपना काम नहीं चुन सकता, दूसरा काम नहीं चुन सकता है। विज्ञान और तकनीक से पुराना काम होने लगा है, मतलब कि पहले जो काम हाथ से होता था अब मशीन बनने के कारण जो है वो सब काम किससे होने लगा है, मशीन से होने लगा है। अब पुश्तैनी काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। जाति प्रथा नया पेशा अपनाने नहीं देती है, मतलब जाति प्रथा जो है नया काम अब नहीं अपना सकते हैं, नया काम नहीं कर सकते हैं, ये जाति प्रथा आपको रोकती है। परिणाम क्या होता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, पिछड़ापन आता है, बेरोजगारी और कुशलता और सामाजिक पिछड़ापन बढ़ता है
इससे, ठीक है, जाति प्रथा से। आगे लेखक कहते हैं, लास्ट प्रश्न है शायद, लास्ट प्रश्न है सब्जेक्टिव का, लास्ट प्रश्न है। लेखक कहते हैं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं। मतलब सच्चा लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं, यहाँ बताए गए हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, है ना, आदर्श समाज का निर्माण आवश्यक है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक आदर्श समाज, एक अच्छा समाज का जो है स्थापना जरूरी है, जो स्वतंत्रता पर आधारित हो, जो समानता पर आधारित हो, जो भाईचारे पर आधारित हो। ये 3 मूल सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसके बारे में बता दिए थे आपको, है ना, कहानी में ही बताया। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपना कौन चुनने का अधिकार हो, अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार हो, है ना। समानता का मतलब है कि समाज में जन्म या जाति के आधार पर कोई ऊंच नीच ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भाईचारा का अर्थ केवल आपस में प्रेम पूर्वक रहना ही नहीं है, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहां सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सहयोग करें, है ना। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है। मतलब लोकतंत्र जो है शासन करने का एक नियम नहीं है, एक प्रणाली नहीं है ना, बल्कि एक जीवन पद्धति है, एक जीवन जीने का तरीका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक दूसरे के प्रति सम्मान और समान व्यवहार होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, समानता पर आधारित होना चाहिए, भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। लेखक के अनुसार जो है समाज जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जैसे दूध और पानी मिलने के बाद एक हो जाता है, एक रूपता आ जाता है, उसी तरह समाज में भी होना चाहिए कि सभी लोग इतना घुले मिले होने चाहिए जिससे किसी अलग जाति का या अलग इंसान का अलग पहचान ना हो। सब एक जैसे रहे, सब समानता से रहे, भाईचारा से रहे, स्वतंत्रता से रहे, ऐसा समाज होना चाहिए। यही एक आदर्श समाज है, यही लेखक का मानना था, लेखक का कहना था। तो ये तो आपका सब्जेक्टिव था। अब ऑब्जेक्टिव हम कुछ इस कहानी से, मतलब ये जो पाठ है इसके संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला आपका क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन में अंबेडकर को विद्यालय में किस प्रकार का भेदभाव सहना पड़ता था? पानी पीने नहीं दिया जाता था। अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए किस देश भेजा गया था? अमेरिका भेजा गया था उनको पढ़ने के लिए। बड़ौदा के जो राजा थे उनकी प्रतिभा को पहचाने और छात्रवृत्ति दी और पढ़ने के लिए पैसा दिए, और ये गए थे अमेरिका पढ़ने के लिए उस समय। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है, लेखक ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया? कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये पढ़ाई करके आए थे। अंबेडकर ने किनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया? दलितों, मजदूरों और महिलाओं और गरीबों के लिए ये संघर्ष किए थे। भारत का संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई थी। जाति भेद का उच्छेद का अंग्रेजी नाम क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये आपका जो है आंसर होगा। अंबेडकर का भाषण क्यों प्रकाशित नहीं हो पाया? आयोजक उसे घबरा गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, अंबेडकर ने किन किन विषयों में महारत हासिल किया था? आपका कानून, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र। अंबेडकर को किन 3 महान व्यक्तियों से प्रेरणा मिली थी? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अंबेडकर का निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है लेखक के बारे में, याद रखिएगा। 1936 में अंबेडकर को किस सम्मेलन में भाषण देने के लिए बुलाया गया था? जाति पाति तोरक मंडल। जातिवाद के समर्थक किस बात का तर्क देते हैं? जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही एक रूप है, ये बताते हैं जातिवाद के समर्थक। आगे देखते हैं, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा केवल किसका विभाजन नहीं करती है? श्रमिकों का, है ना। आगे क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार कुम्हार का बेटा क्या करेगा? मिट्टी का बर्तन बताएगा। जाति प्रथा ये कहता है कि कुम्हार का बेटा जो है मिट्टी का बर्तन बनाएगा। जाति प्रथा के अनुसार मोची का बेटा क्या करेगा? जूते बनाएगा। अंबेडकर के अनुसार हर समाज में क्या आवश्यक है? सभी कामों का सम्मान। समाज को कुशल और खुश रखने के लिए क्या आवश्यक है? हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम चुनने का अधिकार हो। आगे कहते हैं, जाति प्रथा बच्चों के भविष्य कब तय कर देता है?
जन्म से पहले ही तय कर देता है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। जाति प्रथा बच्चों के भविष्य किस आधार पर तय करती है? माता पिता के जाति के आधार पर। जाति प्रथा किन बातों की उपेक्षा करती है? प्रतिभा, रुचि और योग्यता, इसकी जो है उपेक्षा करती है। अंबेडकर के अनुसार आज के समय में क्या बदल रहा है? नई नई मशीनें आ रही है ना। जाति प्रथा भारत में किस समस्या का प्रमुख कारण है? बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर यदि किसी का पुश्तैनी का मशीन करने लगे तो जाति प्रथा के उसे क्या करने से रोकती है? नया पेशा अपनाने से उसको रोकती है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किस समस्या का सबसे बड़ा कारण है? बेरोजगारी। गलत जाति में जन्म लेने पर किसका नाश हो जाता है? प्रतिभा का। मनपसंद का काम न मिलने पर व्यक्ति कैसा काम करता है? मजबूरी में। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किन तीन चीजों पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अपने पसंद का जीवन चुनने, अपने पसंद का जीवन और काम चुनने की आजादी हो। समानता का अर्थ क्या है? सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। भाईचारे का अर्थ क्या है? सम्मान की भावना हो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अंबेडकर ने आदर्श समाज की तुलना किससे की है? दूध और पानी के मिश्रण से। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में सबसे आवश्यक चीज क्या है? एक दूसरे के प्रति सम्मान। समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों को क्या मिलना चाहिए? युवाओं को क्या चुनने की स्वतंत्रता हो? व्यक्ति की पहचान किस आधार पर होना चाहिए? काम और प्रतिभा। अंबेडकर के भाषण से आयोजक क्यों घबरा गए? भाषण जो था बहुत ही क्रांतिकारी था, ठीक है। आगे, अंबेडकर ने किस व्यवस्था को चुनौती दी थी? जाति व्यवस्था को। अंबेडकर की सबसे बड़ी विरासत क्या मानी जाती है? एक जाति एक काम का सिद्धांत किससे संबंधित है? अंबेडकर के अनुसार हर काम कैसा है? सम्माननीय। जाति प्रथा व्यक्ति से क्या छीन लेती है? काम चुनने की स्वतंत्रता। अंबेडकर के अनुसार जन्म से कोई क्या नहीं होना चाहिए? ऊंचा या नीचा। अंबेडकर के अनुसार सम्मान किस आधार पर मिलना चाहिए? प्रतिभा और कार्य के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। श्रम विभाग में जाति प्रथा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जाति प्रथा में जो कमी है, जो खामी है, उसको उजागर करना और समानता का संदेश देना कि सब लोग समान भाव से रहे। इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? समान अवसर मिलना चाहिए, यही इसका आंसर है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोगों को जो है ये पाठ पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच भी ये पाठ शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर करवाया गया है और जो भी ऑब्जेक्टिव करवाया गया है उसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में मुश्किल ना हो। और अगर इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको पूरा कहानी जो है, पूरा पाठ जो है अच्छे से याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो अपने बच्चों, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर इसमें अगर लगता है कि आपको कुछ और चेंज करना चाहिए और कुछ सुधार हो इस वीडियो में, जो पढ़ाने का तरीका, अगर उसमें कुछ सुधार हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगला जो वीडियो आप लोग का आएगा वो वीडियो आएगा 20 के दांत, जो चैप्टर है, अगला चैप्टर पार्ट 2, उसका वीडियो आएगा। तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए, पहले इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तब वो वीडियो आपका आएगा। धन्यवाद दोस्तों।